हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग अपने इस वीडियो में अपना हरियाणा जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर, ठीक है, जो कि आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग AEE का पेपर था, जो कि आपका 2018 में हुआ था, ठीक है, जिसका एग्जाम डेट आपका 12 जून 2019, ठीक है। ये 2018 में आई थी वैकेंसी, इसका एग्जाम डेट जो है आपका 12 जून 2019 था। उसका जो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपका असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो पेपर था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले देख लीजिए, बिल्कुल हम लोग डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे पूरे एक एक क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके आपके एग्जाम में। इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, चाहे आपका किसी भी स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हो, ठीक है, किसी भी स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हो, 1 सेकेंड, चाहे वो आपके हरियाणा का हो, चाहे आपका आंध्र प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर हैं जिस भी स्टेट में, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये ई बुक है, जिसका सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन में हम लोग केवल राजस्थान के लिए लाया था, ठीक है। सेकंड एडिशन जो है अपने ई बुक का ला चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपको पॉल्यूशन कंट्रोल, डिफरेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो किसी भी स्टेट के, या आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उसके PYQ प्लस अदर भी MCQ हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लगभग आपके 5000 प्लस MCQs आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सारे पेपर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें ऑल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आपका जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, असिस्टेंट इन्वायरमेंंट इंजीनियरिंग के, साइंटिस्ट्स के और अदर इन्वायरमेंटल के जितने पेपर हैं वो आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। अभी कुछ पेपर्स हमने ऐड कर दिए हैं आपकी तैयारी के लिए। धीरे धीरे जितने भी स्टेट के पेपर मिलते जाएंगे सारे हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। तो आप लोग जा करके हमारे सिविल की गोली ऐप पर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर इसे आप लोग बहुत ही नॉमिनल प्राइस में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशंस पे। 1 सेकेंड, थोड़ा सेट कर दो। हाँ, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका सेक्शन 2J ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 डिफाइंस स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है जो आपका इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आपका जो एक्ट 1974 का है, ठीक है, जिसके सेक्शन 2J में, ठीक है, जिसके सेक्शन 2J में आपका एक टर्म दे रखा है स्ट्रीम, ठीक है। कह रहा है कि ये टर्म जो है, ठीक है, या एलिमेंट्स जो है किससे आपका जो है जो स्ट्रीम का डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये आपको बताना है, ठीक है। रिवर, सब स्ट्रीम वाटर्स, इनलैंड वाटर या सी। अच्छा, चलिए एक बार इसको हम देखते हैं। यदि हम बात करते हैं जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? ये एक प्रोवाइड करता है हमको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और हमको अपने जो भी होलसम, जो अपना पर्याप्त वाटर जो हमको चाहिए अपने कंट्री में, उसकी मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग को जो है ये क्या करता है, उसके लिए आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस एक्ट का अमेंडमेंट आपका 1988 में हुआ है। अच्छा, इस अमेंडमेंट की यदि हम बात करते हैं तो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपको इसमें जो नई चीज़ें जुड़ी उसमें आपका वाटर पर जो चार्जेस हैं, आपके लेवीज हैं, उसका कलेक्शन की बातें भी आपको कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आई इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट लास्ट में हुआ है वो आपका 2003 में जो है इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ है। अब एज पर वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974, जो इसमें डिफरेंट सेक्शन ए से लेकर जे तक का सेक्शन है, जिसमें यहाँ पर जे के लिए पूछ रखा है। तो 2J के यदि हम सेक्शंस की बात करते हैं तो जो स्ट्रीम वर्ड है उसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका? रिवर, वाटर कोर्स, चाहे वहाँ पर जो है ड्राई स्टेट में हो या फ्लोइंग स्टेट में हो, ठीक है। आपका इनलैंड वाटर है, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, ठीक है। सबटेरियन वाटर्स हैं, और आपका सी और टाइडल वाटर, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? आपके स्ट्रीम जो वर्ड वहाँ पर दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड्स हैं, ठीक है। सही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें, चाहे रिवर हो, सबस्ट्रेनिंग वाटर हो, आपका इनलैंड वाटर हो या सी वाटर हो, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एज पर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एनी पर्सन equipped by an order made by the state board under section
अंडर सेक्शन 25 may prefer an appeal before the applicant authority within ... from the date of on which the order was communicated to him. अच्छा, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एज पर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड एक्ट 1974 यदि किसी व्यक्ति को स्टेट बोर्ड के द्वारा, ठीक है, आपका जो सेक्शन 25 है, ठीक है, उसके द्वारा यदि उसको कोई जो है नोटिस आती है, ठीक है, और वो उससे सहमत नहीं है, उस नोटिस से उसको जो है एग्री नहीं है उस नोटिस से, तो कह रहा है कि आपका नोटिस आने की जो जब तक उससे कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, उससे लेकर के कितने दिन के बीच जो है उसको जो है इसके लिए एप्लीकेंट अथॉरिटी में जो है अपील कर देना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं, यदि कोई पर्सन है जो कि आपका स्टेट बोर्ड द्वारा यदि उसको कोई आपका नोटिस गया है, ठीक है, और वो उससे एग्रीड नहीं है, उससे सहमत नहीं है, चाहे वो आपका सेक्शन 25 का हो या सेक्शन 26 का हो या सेक्शन 27 का, इनमें से किसी से भी हो, तो उसको जब उसको ये कम्युनिकेशन हुआ, उसको ये नोटिस मिला, उसके विद इन 30 डेज उसको क्या करना चाहिए? उसको जा करके जो एप्लीकेंट अथॉरिटी होगी उसमें जा करके उसको अपील करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यदि उसको सही समझेगी तो उसको नोटिस को निरस्त भी कर सकती है। तो 30 डेज के अंडर ही उसको एप्लीकेंट करना है, ठीक है, अपील उसको कर देनी है अथॉरिटीज में। सही ऑप्शन क्या होगा? 30 डेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाज फर्स्ट अमेंडमेंट इन द ईयर। कह रहे जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, कह रहा है पहली बार अमेंड कब हुआ? अच्छा, अभी मैंने वाटर का लिए बताया, तो वाटर वाला कब पहली बार अमेंड हुआ था? 1988 में, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जब हम बात करते हैं अपना एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये किसके लिए? एयर जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो आपकी फैक्ट्री से जो एमिशन हो रहा है गैसेस का, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए एक जो है निर्धारित जो स्केल देने के लिए, सबके लिए आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका 1981 में आया, जिसका पहला अमेंडमेंट के लिए बात करते हैं तो 1987 में हुआ, ठीक है। किसके लिए? टू प्रोवाइड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो है एयर पॉल्यूशन के जो प्रिवेंशन कंट्रोल उसके लिए नए उसके लिए सुझाव देने के लिए आपका इसका अमेंडमेंट कब हुआ? 1987 में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1987। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द पार्लियामेंट इनेक्टेड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 द एयर एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड इन इट बाय आर्टिकल विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कह रहा है आपका जो आपका पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, कह रहा है पार्लियामेंट ने क्या किया आपका 1981 आपका जो आर्टिकल जो है आपका एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट जो है 1981 का, वो आपके क्या किया? पार्लियामेंट में लाया, एक्सरसाइज में लाया, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो है किस आर्टिकल के तहत इसकी जो है एक्ट को लाया गया, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये 1981 में आया, ठीक है। और ये हमारे आर्टिकल 253 किस आर्टिकल के तहत? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के तहत जो है इसको लाया गया, ठीक है। अच्छा, यदि आर्टिकल 253 की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 253 क्यों जरूरी है? तो जो भी यदि आपका कोई भी यदि आपका इंटरनेशनल लेवल पर कोई मीटिंग होती है, उससे कुछ सुझाव कोई आता है, ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 253 आपके जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट देता है कि उसके विचार करें, उस पर आप एक्ट ला सकते हैं। तो ये देता है आपका आर्टिकल 253, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ? ये लेजिस्लेशन कब आया था? ये आपका रिजल्ट है जब आपका इंडिया जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो है कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, ठीक है। और वहाँ पर जो मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था, प्राइमरी फोकस था कि आप एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करें, ठीक है, उसके लिए मेजर्स प्रोवाइड करें और उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल भी आप करें, ठीक है। तो ये इसके लिए लाया गया। यदि हम बात करते हैं तो जो आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, वो आपका कब फोर्स में आया, मतलब कब आपका लागू हो गया? 29 मार्च 1981 को ये लागू हो गया, ठीक है। अब जी इसकी बात करते हैं, इस एक्ट में आपके
54 सेक्शन है, 54 सेक्शन है और 7 चैप्टर्स है, ठीक है। अच्छा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका प्रिवेंशन, कंट्रोल और रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन को प्रोवाइड करना। इसके लिए आपके एयर पॉल्यूशन के रिडक्शन के लिए आपको प्रिवेंशन, मेजर, कंट्रोल ये सब प्रोवाइड करना मेन इसका उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और मेन काम है, ये आपको सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड को इस एक्ट के तरह एस्टेब्लिशमेंट करने का भी काम इसी एक्ट में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पावर्स हैं बोर्ड्स के, चाहे सेंट्रल के लिए हो, स्टेट के लिए, वो भी इसी एक्ट के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, इसकी नीड क्यों पड़ी? तो एक्चुअली जब आपका स्वीडन के द्वारा, ठीक है, स्वीडन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट में एक आइडिया जो कि आपका लाया गया पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पर डिस्कस हुआ किसके लिए? तो आपका पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी डिटोरिएशन को स्टॉप करने के लिए वहाँ पर क्या हुआ? आपका कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है, आपका 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, किसके लिए हुआ? ये कॉन्फ्रेंस आपका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ और जनरल असेंबली के द्वारा आपका रिजोल्यूशन 2398 को पास किया गया और ये डिसाइड किया गया इस कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी देश हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अपने कदम उठाएं। तो ये इसका जो है मेन इस कॉन्फ्रेंस की बात आई, ठीक है। अब इसके रिजल्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? जो आर्टिकल 253 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आपका प्रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, और कोई कानून जो है, कोई भी यदि आपका फॉरेन फोरम्स पे जो है यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चीज़ आती है तो उसको एक्ट करने के लिए जो आपका 253 आर्टिकल है उसके तहत क्या हुआ? आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 को पास किया गया, ठीक है। यदि हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा, इसके द्वारा दो चीजें हुई, ये भी ध्यान रखते हैं। इस एक्ट के द्वारा आपका एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का गठन हुआ और एक आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ। सीपीसीबी की यदि हम बात करते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ये आपकी एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन 1974 में आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड आपके प्रिवेंशन, मिटिगेशन और कंट्रोल है वाटर और एयर पॉल्यूशन के लिए, उसके लिए जो है एडवाइस प्रोवाइड करना, ठीक है। ऐसे स्टेट के लिए यदि हम बात करते हैं तो ये आपका किस में है? तो आपका ये आपका स्टेट बोर्ड जो है आपका, जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट है उसके सेक्शन 4 के एक्ट 6 में आपको 1974 वाले में दे रखा है। इसका मेन काम क्या है? तो ये आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर जो है मेजर करके अपने पॉल्यूशन के लेवल को, अपने इंडस्ट्रीज जो है और उसको क्या करेगी? सीपीसीबी को जो है एडवाइस करेगी, ठीक है, और वो फिर इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 253 के तहत ये आपका पार्लियामेंट में आपका एक्ट बनकर आया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? आर्टिकल 253, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह द एयर एक्ट कंटेन्स, कह रहा है आपका एयर एक्ट में होते हैं, ऊपर ही मैं बता चुका हूं, तो आपके एयर एक्ट में आपके 7 चैप्टर्स होते हैं और 54 सेक्शन है। कितने? 54 सेक्शन है, ठीक है। चैप्टर्स कितने हैं? 7। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द वाटर एक्ट एंड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट द विल प्रिवेल। कह रहा है आपका, कह रहा है यदि मान लीजिए किसी भी स्थिति में जो प्रोविजंस दे रखे हैं वाटर एक्ट के लिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, यदि उनमें कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच, तो कह रहा है किसको जो है वैलिड माना जाएगा, ठीक है, किसको आपका मतलब मेन माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख रखा है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को या वाटर एक्ट को या बोथ या नॉन ऑफ द अबव। यदि हम बात करते हैं, यदि किसी भी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है, प्रोविजंस जो दे रखे हैं आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड एक्ट 1974, ठीक है, और आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यदि इनमें कोई डिस्प्यूट इनके प्रोविजंस को लेकर के होती है, तो जो इन्वायरमेंटल एक्ट हमारा जो है, ठीक है, 1986 का, उसे ही प्रिवेल माना जाएगा, ठीक है, उसी एक्ट को मेन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल एक्ट है ये मोर कॉम्प्रहेंसिव है, ठीक है, ये आपका लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द्वारा जो है आपका पास किया हुआ है, ठीक है, और ये केवल वाटर के लिए नहीं है,
ये इन्वायरमेंटल के लिए अदर एस्पेक्ट्स जो है उसको भी ये डील करता है। तो कौन मान्य होगा? आपका इन्वायरमेंटल एक्ट जो है वो मान्य हो जाएगा कोई भी आपका डिस्प्यूट के केस में, कोई कॉन्फ्लिक्ट के केस में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फिक्सेशन ऑफ लेवल ऑफ एमिशंस फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्लांट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड कंपोजिशन नीड टू बी डिसाइडेड बाय। ठीक है, कह रहा है आपका जो भी इंडस्ट्रियल आपके प्लांट्स हैं उनके द्वारा क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियल डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके द्वारा तो आपको पता ही है कि डिफरेंट गैसेस का एमिशंस होता है जो कि आपका हानिकारक गैसेस भी होती है। तो कह रहा है कि उसके क्वांटिटी और उसके कॉम्पोजिशन को फिक्स जो है करने का डिसीजन कौन लेता है, किसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि इस लेवल तक ही आप एमिशन को कर सकते हैं और ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये कौन फिक्स करता है? ऑप्शन दे रखा है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री या नन ऑफ द अबव। यदि हम बात करते हैं जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी, ठीक है, ये प्राइमरी एजेंसी है जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेटिंग करने के लिए आपका एमिशन स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्लांट इन इंडिया। भारत में जितने डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो एमिशन हो रहा है, ठीक है, उस एमिशन को जो है आपका सेट करने के लिए, उस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो है मेन अथॉरिटी कौन जिम्मेदार है? तो वो आपकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, यही आपका मेन रोल प्ले करती है आपका इंडस्ट्रीज के जो है एमिशंस को कंट्रोल करने में, उसके लिए मानक निर्धारित करने में, एक मेजर स्केल डिफाइन करने में मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, यदि हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो ये आपका कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, आपका जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गाइडलाइंस वगैरह यही प्रोवाइड करती है, यही मॉनिटर करती है कि आपका जो एडवाइस दी गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं एमिशन के आपके स्टैंडर्ड के लिए। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, यदि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? अडॉप्ट करता है नेशनल स्टैंडर्ड जो आपका सीपीसीबी ने सेट किया है, जो भी आपका सीपीसीबी ने नेशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ठीक है, ये उसको क्या करता है? अडॉप्ट करता है। बट सम केसेस में ये खुद भी जो है अपने अकॉर्डिंग भी जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग भी जो है ये अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है आपका, उसके अकॉर्डिंग भी जो है स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। ऐसे ही एक और अथॉरिटी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ये आपकी वह अथॉरिटी जो कि प्रोवाइड करती है ओवरऑल पॉलिसी, डायरेक्शन और गाइडेंस जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके लिए, एमिशन स्टैंडर्ड के लिए जो आपकी पॉलिसी हुई, डायरेक्शन हुई, गाइडेंस ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, बट ये सेट नहीं करती है स्टैंडर्ड, ये कौन आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और यही जो है नोटिफाई करती है आपका गैजेट वगैरह, ऑफिशियल गैजेट निकालकर सीपीसीबी को क्या करती है? स्टैंडर्ड्स के लिए जो है, जो भी स्टैंडर्ड सीपीसीबी ने जो अपना सेट कर दिया उसको जो है गैजेट्स में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई भी कौन करेगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो आपका फिक्सेशन करेगी इन सब चीज़ों की तो वो होगी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 normally applies to the entire state, but the state government has the discretionary power to restrict its application to specific water pollution prevention and control area। कह रहा है आपका जो वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या है? पूरे स्टेट में अप्लाई होता है, पूरे एंटायर स्टेट में अप्लाई होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, ठीक है, पावर होता है आपका क्या? कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए उस आपका जो है एप्लीकेशन को, जो आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का जो है, उसका जो है आपका एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है कुछ एरिया में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है या काइनट से या पार्शियली करेक्ट है। तो यदि हम बात करते हैं जो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट करने के आपका एप्लीकेशन, किसी भी एक्ट को, सर्टेन एक्ट को जो है एप्लीकेट होने में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो कुछ एरियाज में है। ठीक है, यदि आपका मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है? पहले वो कंसल्टेशन करेगी, ठीक है, उस जो भी रिकमेंडेशन स्टेट्स के लिए आए उस पर कंसल्ट स्टेट बोर्ड से क्या करेगी? उससे ओपिनियन लेगी, उससे रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, वहाँ पर पूरी चर्चा होगी। और यदि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो ये डिसाइड किया है कि उस बाउंड्री में, उस एरिया में
ये एक्ट लागू नहीं हो सकता है कुछ मानकों को, कुछ आपका प्रोविजंस को देखते हुए, तो ये उसका राइट है कि वो इसको रोक सकती है, तो उसके एक्सटेंशन कर सकती है या उसका रिडक्शन कर सकती है। ये उसको अपने एरिया को कंट्रोल करने का जो है वो आपका राइट दे रखा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा ये चीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैव नॉट बीन अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केसेस कंसर्निंग वाटर पॉल्यूशन। कह रहा है कि यदि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, कह रहे कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके केसेस को कंसर्न करते समय वो अपना कुछ भी प्रिंसिपल जो है एप्लीकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। कह रहे पॉल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल में, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में, या ऑल ऑफ द अबव। अच्छा जी, हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है पॉल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल। तो यदि आपका कोई भी, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या करता है, होल्ड करता है कि यदि कोई पार्टी आपके पॉल्यूशन के लिए यदि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्या है, यदि पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसके कॉस्ट को मैनेज और क्लीनिंग भी पॉल्यूशन की वही अथॉरिटी कराएगी। ये आपका डायरेक्टिव किसके द्वारा दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टिव देती है। और इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के केसेस में इंक्लूडिंग द वाटर पॉल्यूशन को इंक्लूड करते हुए जो भी यदि इंडस्ट्री या एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए तो वो अकाउंटेबल होगी, उसके डैमेज जो हुआ है उसके लिए जो पे होगा, जो रेमेडीज के लिए एफर्ट होगा, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो जो पॉल्यूटर है। इसका मतलब ये आपका सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अच्छा इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये आपका ये प्रिंसिपल जो है इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ के द्वारा फोर्स्ड किया गया है। ठीक है, जो कि उसके एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका नेशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो शेयर करती है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है आपका कोई भी इस केस में जो है इस कॉन्टेक्स्ट में दखल नहीं दे सकता है। ठीक है, बाकी यदि हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करें तो इस प्रिंसिपल में ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको क्या मेजर्स रखनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रखने हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ केसेस में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के रूप में इन्वायरमेंटल के लिए देखने को मिला है। ठीक है, ये पार्शियल है, बट ये ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बट कर सकता है इसमें। ठीक है, पोटेंशियल हार्म को रोकने के लिए सजेशंस दे सकता है। इसका मतलब जो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्स ये आपको किसका इंटरनेशनल फोरम का है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कोई दखल नहीं देता। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर कुछ लोग सी भी दे रखे हैं, लेकिन ये इसका मेन आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द वाटर एक्ट 1974 द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड आर गिवन अंडर। कह रहा है कि आपका जो वाटर एक्ट 1974 है, ठीक है, कह रहा है जो सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस हैं वो किस में दे रखे, किस सेक्शंस में दे रखे हैं, सेक्शन 16 में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 25 में या सेक्शन 24 में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड के जो फंक्शंस हैं, उसके कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, वो आपके सेक्शन 16 में प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें सेक्शन 16 में आपके दिए हुए हैं। अब इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन क्या है, यदि जो हम बात करते हैं अपने सेक्शन 16 की, तो मेन फंक्शन जो हमारा सेंट्रल बोर्ड का क्या है, वो है आपका प्रमोट करना क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट के डिफरेंट एरिया में जो भी स्ट्रीम है, वेल्स है, उनके क्लीननेस को जो है प्रमोट करना, यह वो कौन बताता है, सेक्शन 16 ये फंक्शन देता है सेंट्रल बोर्ड को। और क्या है यहाँ पे कुछ फंक्शन है जो सेंट्रल बोर्ड जो है आपका परफॉर्म कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये एडवाइस कर सकता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी प्रिवेंशन और कंट्रोल जो वाटर पॉल्यूशन का है उसके कंसर्न में कोई मैटर होता है तो ये क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये क्या कर, जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके डिस्प्यूट जो उनके बीच जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, रिसॉल्व कर सकता है, उनके साथ जो एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका स्टेट बोर्ड्स को जो है क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंस गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे प्रिवेंशन के लिए। ये क्या करता है, आपका प्लानिंग करता है, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जिसके द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं लोग इंगेज हो सके। सेंट्रल बोर्ड का ये भी एक काम होता है आपके इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए दे रखी हैं। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, मेन चीज़ें मैंने बता दिया है यहाँ पे। तो किस में दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका सेक्शन 16 में। सही ऑप्शन क्या होगा, सेक्शन 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 the water act was enacted by the parliament in exercise of the
पावर वेस्टेड इन बाई रिजोल्यूशन पास्ड बाई 2 मोर स्टेट लेजिस्लेचर्स इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल, ठीक है। कह रहा है आपका जो वाटर, अच्छा ऊपर आपने एयर पोल्यूशन के लिए देख लिया, अब कह रहा है जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 जो कि आपका एक्ट बना, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, तो कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत वो आपका जारी हुआ ये एक्ट। यदि हम बात करते हैं, दोनों सदन में जारी हुआ, ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो अपना जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, जो कि आपका प्रोवाइड क्या करता है, ये एक्ट, ये आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और जो हमारे होलसमनेस ऑफ वाटर है उसको रिस्टोरिंग और मेंटेनिंग को भी देखता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जब सारे पार्लियामेंट में आपके डिस्कशन हुई, डिस्कशन के बाद जो आर्टिकल 249 है और 250 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके प्रिवेंशन के लिए आपको एक्ट बनाने की जो है वो आपको अनुमति देता है। तो इसी एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के साथ रिजोल्यूशन पास किया गया, और इस रिजोल्यूशन के तहत जो है जो लेजिस्लेचर हाउस है, जिसमें स्टेट ऑफ आसाम है, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, उनके लिए जो है आपका पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट जो है पहली बार वो इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। ये कब आया, तो ये आपके पार्लियामेंट के 25वें आपका रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर ये आपको ये एक्ट आपका आया, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 252, ठीक है, मेन आपका आर्टिकल 252 के तहत ये एक्ट लाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, इन द वाटर एक्ट प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ स्ट्रीम और वेल फॉर डिपोजिशन ऑफ पॉइजनस, नॉक्सियस और पोल्यूटिंग मैटर कम्स अंडर, कह रहा है कि आपका जो है वाटर एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो है जो भी आपका डिस्पोजल है पॉइजनस का, नॉक्सियस या पॉल्यूटिंग मटेरियल्स का, ठीक है, वो किसके द्वारा रोकथाम उसकी की जाती है आपके स्ट्रीम और वेल के लिए। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे स्ट्रीम है या वेल हैं, ठीक है, उनमें जो पॉल्यूटिंग मटेरियल्स का डिस्पोजल है उसको रोकने के लिए जो हमारा एक्ट है, अपना वाटर एक्ट है, उसके सेक्शन 24 में सारी यहाँ पर चीज़ें मेंशन की प्रोविजंस जो है मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई ये आपका परमिट नहीं है कि वो कोई भी आपका पॉइजनस मटेरियल या पॉल्यूटिंग मटेरियल जो होते हैं उनको क्या करे, आपके जो है स्ट्रीम या वेल्स है, सीवर है या लैंड है, इनमें क्या करे, उसमें आपका डिस्पोजल करे। तो ये आपको कोई राइट नहीं है, कोई भी पर्सन, ठीक है, को आपका स्ट्रीम वगैरह में जो है आपका ये कोई भी आपका पॉल्यूटेंट को फेंकने का वो राइट नहीं है। तो ये आपको कौन रोकथाम कर रहा है, बाकी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं, और यदि ऐसा करता है तो उसको सब सेक्शन 1 के तहत जो है उसको गिल्टी या ऑफेंस के लिए उसको सजा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कह रहे इनमें से कौन जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। अच्छा यदि हम बात करते हैं एसिड रेन की, ठीक है, यदि एसिड रेन की यदि हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एसिड प्रिसिपिटेशन भी कहते हैं या एसिड डिपोजिशन भी कहते हैं, ये क्या है, ये ऐसा प्रिसिपिटेशन है जिसमें जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो एमिशन हो रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ये क्या करते हैं, ये आपके जो है इवेपोरेशन के थ्रू जब या आपका हाई इनटेक के थ्रू जो है आपके क्लाउड आपके जो है इन्वायरमेंट में जाते हैं, फिर क्लाउड में जा करके ये उसमें मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ये क्या करते हैं आपके वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं या नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है, और जो बारिश होती है उसका पीएच जो है ना वो 5.2 से नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं एसिड रेन कहते हैं। तो ये किस, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, कंपनीज फैक्ट्रीज के कारण जो जनरेट हो रहा है, वो क्या हुआ, वो ऊपर जाकर क्लाउड में मिल गया, और उसके द्वारा ये आपको एसिड रेन यहाँ पर देखने को इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। आपका क्या हुआ, यहाँ पर कंपनीज है, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आपका जनरेट हुआ, ये क्या किया, आकर
जो वाष्प वगैरह है उसमें आकर रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद ये कोरोलिसिव फोर्सेस के द्वारा आगे चलता गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। अब उस क्लाउड में क्या हुआ, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में फॉर्म हो गया और ये आपका बारिश तो फिर पृथ्वी पर आया, जो कि आपका एसिड रेन कहलाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, आपके प्लांट्स के लिए, आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, इवन आपके अर्थ टेम्परेचर के लिए भी ये ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका सी हो जाएगा। आपका कौन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और आपका जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप चीज समझ में आई होंगी। करेक्ट, जनरली फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन ए मेंबर ऑफ ए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन। कह रहा है आपका जनरली कितने वर्षों के लिए जो बोर्ड मेंबर है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 का, कितने दिनों तक जो है मतलब अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, कितने दिनों तक अपने नॉमिनेशन के डेट से लेकर कितने दिन तक वो वहां पर रह सकता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आपका सेक्शन 5 में, यदि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 में आपका टर्म एंड कंडीशन सर्विस मेंबर्स के लिए दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है उसमें, तो उसमें दे रखा है कि जो है आपका मेंबर है कोई बोर्ड का, ठीक है, अदर देन वो सेक्रेटरी वगैरह नहीं, जो ऐसे मेंबर है बोर्ड का सेक्रेटरी को छोड़कर, ठीक है, तो वो आपका 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए डेट ऑफ नॉमिनेशन से उस अथॉरिटी में जो है मेन मेंबर के रूप में रह सकता है। कितने, 3 सालों तक। ठीक है, ये आपका सेक्शन 5(1) वाटर एक्ट 1974 में जाते हैं तो वहां पर भी आपका ये दे रखा है टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर कितने वर्षों तक रह सकता है, वो 3 वर्षों तक रह सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है नॉइज पोल्यूशन हैज बीन इंसर्टेड एज पोल्यूशन इन द एयर एक्ट इन। कह रहा है आपका नॉइज पोल्यूशन जो है, ठीक है, एयर एक्ट में जो है कब जो है पोल्यूशन के रूप में जो है इंसर्ट किया गया। तो यदि हम बात करते हैं जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और पोल्यूशन एक्ट जो आपका 1981 में आया, जिसमें 1987 में अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के तहत जो है नॉइज को जो है एज इन एयर पॉल्यूटेंट जो है वो ऐड कर लिया गया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका 1987, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इनेबल्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। कह रहा है आपका जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 है, उसका यदि हम बात करते हैं सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में, ठीक है, इसके द्वारा जो है किसके एस्टेब्लिशमेंट की बात इसमें कही गई है। तो यदि हम बात, ऑप्शन क्या लिखा है, स्टेट वाटर लेबोरेटरी, आपका सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, या पेनल्टी ऑफ ऑफेंडर्स, या नन ऑफ द अबव। यदि हम बात करते हैं एज पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974, तो सेक्शन 51 में, किसमें, सेक्शन 51 में आपका सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी के एस्टेब्लिशमेंट की बात दे रखी है, और सेक्शन 52 में यदि हम बात करते हैं तो आपका स्टेट वाटर लेबोरेटरी के एस्टेब्लिशमेंट की बात दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 51 के तहत पूछ रखा है तो कौन होगा, सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इन द वाटर एक्ट 1974 द पावर टू गिव डायरेक्शन आर डिक्लेयर अंडर। कह रहा है कि आपका जो एक्ट 1974 है, वाटर एक्ट 1974 है, ठीक है, कह रहा है ये आपका कह रहा है पावर टू, अच्छा किस सेक्शन के तहत ये आपका डायरेक्शन देता है, डिक्लेयर करता है पावर का। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपना वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड एक्ट, जो भी पावर के डायरेक्शन है ना, वो आपका सेक्शन 18 में दे रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 18 में जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का क्या पावर होगा, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के लिए क्या डायरेक्शंस होंगे, वो सारी चीजें दे रखी है आपकी सेक्शन 18 में। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सेक्शन 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सीज एक्ट एक्टेड इन द ईयर। कह रहा है आपका जो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड में है, जो सेज या चार्जेस वगैरह के लिए जो एक्ट आया, ठीक है, वो आपका कब किस ईयर में पास हुआ। आपका यदि हम बात करते हैं तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट 1974 क्या प्रोवाइड करता है, अभी बता चुका है, ये आपका प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड आपका उसका आपको वाटर को मेंटेन करने के लिए। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो 1974 में 1977 में, ठीक है, जो 1977 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के तहत जो इसको हम सेज एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आपका जो लेवी
जो वाटर है उस पर लेवी मतलब चार्जेस लगाए गए, और उस चार्जेस को आप जो सेज वगैरह है उसको कैसे आपको कलेक्शन करना है, उसके लिए अथॉरिटी बनाना, उसके लिए पर्सन को डिसाइड करना, ठीक है, ये सब कब आया आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, आपका 1977 के अमेंडमेंट में। और लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में, जिसके तहत आपका 8 चैप्टर और 64 सेक्शंस को डिसाइड किया गया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, सही ऑप्शन क्या होगा? 1977, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज हैविंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? कह रहा है ग्लोब के किस पार्ट में जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? पोलर रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में, मिड लैटिट्यूड रीजन में, या नियर द ट्रॉपिक्स? यदि हम बात करते हैं जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, ये हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, ये जो हमारा जो है इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, जो इक्वेटर के पास का ये इक्वेटोरियल। अब इस इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, यहाँ पर बारिश भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन रहता है हमेशा इस क्षेत्र में, ठीक है। तो हाई रेनफॉल, वार्म टेम्परेचर के कारण इस टॉपिक के इस क्षेत्र में क्या है, आपको इक्वेटोरियल रीजन में आपको हाई रेनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर सनलाइट आपको, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपका जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई बायोडाइवर्सिटी इसमें देखने को आपको इस रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो इक्वेटोरियल रीजन में वहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सालों भर वर्षा जो है वो सूर्य के एक समान टेम्परेचर के कारण होती रहती है, मैक्सिमम बारिश होगी। अब मैक्सिमम बारिश होगी तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? कह रहा है इनमें से कौन एक फिजिकल चेंज है? फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, मेल्टिंग ऑफ आइस, या डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, यदि हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं दो चीजें, ये तो फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? केमिकल चेंज में वो अपनी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर लेता है, बट फिजिकल में वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है, और मेनी केसेस में वो अपनी मूल जो उसका प्रॉपर्टी है ना, जो मेन प्रॉपर्टी है उसको अचीव भी कर लेता है। फोटोसिंथेसिस की यदि हम बात करते हैं ऑप्शन में, तो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस आपका एक केमिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी जो सूर्य से उसको एनर्जी मिली, उस लाइट एनर्जी क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी में अपने प्लांट्स द्वारा जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा आपका जो ग्लूकोज है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सब का क्या होता है, वहां पर चेंजिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या हुआ? एक प्रकार का केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल की बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर कोल का जब कॉम्बसन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो और वहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो न्यू फॉर्म में आ गया ना, तो यहाँ पर भी जो है न्यू सब्सटेंस आपको फॉर्म हुआ। इसका मतलब ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। बट यदि हम बात करते हैं, यदि मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एक आपका फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेज का ट्रांसमिशन होता है सॉलिड से आपका लिक्विड में, बट यहाँ पर वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। इसका मतलब ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। यदि हम बात करते हैं अपना डाइजेशन ऑफ फूड की, तो ये आपका केमिकल चेंज है। क्यों? आपका ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स में, आपका फूड जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आपका केमिकल चेंज देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है सेक्शन 32 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इनेबल्स द स्टेट बोर्ड टू। कह रहा है आपका जो सेक्शन 32 है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, वो स्टेट बोर्ड को क्या इनेबल करता है? टेक इमरजेंसी मेजर इन केस ऑफ पॉल्यूशन ऑफ स्ट्रीम और वेल, टेक सैंपल ऑफ effluents for analysis, make rule to carry out the purpose of this act, publish the name of offenders। अच्छा, यदि हम बात करते हैं जो हमारा, ठीक है, जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, जिसका सेक्शन 32 की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका सेक्शन 32 क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, ये आपका प्रोवाइड करता है आपका एक्शन लाइक स्टॉपिंग डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन मैटर, ठीक है, रिक्वायरिंग जो आपका रेमेडियल मेजर है, ठीक है, ये चीजें ये प्रोवाइड करता है। अब इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका स्टेट बोर्ड जो है जो भी आपका पॉल्यूटेड मटेरियल्स हैं उसको रोकता भी है, आपके स्ट्रीम्स वगैरह में जो है
डिस्पोज करने के लिए रोकता है, ठीक है। और ये जो है इसका मेन काम क्या होता है कि यदि इमरजेंसी केसेस आ गए किसी तरह की, तो आपके स्ट्रीम और वेल्स के लिए जो है मेजर करने के लिए वहाँ पर जो है, ठीक है, ये आपको एक्ट जो है वो आपको इनेबल करता है स्टेट बोर्ड को, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, द इमरजेंसी मेजर इन केस ऑफ पॉल्यूशन स्ट्रीम और वेल, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत सारे मैंने ऊपर डिस्कस कर दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड दैट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। कह रहा है आपका जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक 1972 है, ठीक है, सॉरी 1974 है वाटर के लिए। तो कह रहा है कि उसमें यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि आपका कितना अपर लिमिट है नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि सेंट्रल बोर्ड में जो है आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं जो आपका सेंट्रल बोर्ड के सेक्शन 3 में जाते हैं तो उसके एक्ट 2 में आपका क्या दे रखा है, तो उसमें दे रखा है आपका क्लॉज डी में कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपका मिनिमम 5 कितना, मिनिमम 5 जो है, ठीक है, आपको मैक्सिमम जो है 5 मेंबर्स को ही जो है नॉन ऑफिशियली जो है मेंबर्स हैं उनको जो है वहाँ पर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। 3 मेंबर अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, जो कि आपका 3 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे उनमें से उनके पास जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और 2 उसमें से जो है पर्सन वो आपके कंपनीज या कॉरपोरेशंस वगैरह को जो है वो आपको क्या करते हैं, वो उसको जो है आपका रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे होते हैं। तो ये 3 जिनके पास जानकारी होनी चाहिए और 2 जो है आपको कंपनीज वगैरह का मेंबर, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका अगला क्वेश्चन, पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ एफ्लुएंट्स फॉर एनालिसिस एंड प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इज वेस्टेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द वाटर एक्ट 1974। कह रहा है आपका जो है वाटर एक्ट 1974 के किस सेक्शन में ठीक है आपका जो है कह रहा है ये पावर दिया गया है किसका, सैंपल ऑफ जो आपका एफ्लुएंट है उसका सैंपल लेने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, प्रोसीड्यूर के लिए आपका जो है कह रहा है किस एक्ट में दे रखा है। यदि हम बात करते हैं अपने एफ्लुएंट्स का सैंपल वगैरह लेने के लिए, ठीक है, उसको जो है प्रोसीड्यूर के लिए जो आपका सेक्शन है, ठीक है, वो आपका सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 जो है स्टेट बोर्ड, ठीक है, उसको क्या अधिकार देता है कि वो कहीं भी जा करके अपना इन इमरजेंसी केसेस में जो है सैंपल ले सकता है, ठीक है, स्ट्रीम वेल्स वगैरह का, ठीक है, और उसको जो है क्या कर सकता है, उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में कर सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही ऑप्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द वाटर एक्ट 1974 द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड आर गिवन अंडर। कह रहा है आपका जो है 1974 का जो वाटर एक्ट है उसमें स्टेट बोर्ड के फंक्शन किस में दिया हुआ है, किस सेक्शन में दे रखा है। तो यदि हम बात करते हैं जो फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड है वो सेक्शन 17 में आपका दे रखा है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके फंक्शंस क्या है, आपको प्लानिंग करना, एडवाइस करना, इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करना, रिसर्च करना, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ये सारी चीज़ें आपका सेक्शन 17 में दे रखी हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, सेक्शन 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंडर द एयर एक्ट द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डज नॉट हैव द पावर टू impose the penalty or restrain in a potential air polluter unilaterally. It has to make a complaint application before a court which will take cognitions of the same in the accordance with the rules of criminal procedure under। कह रहा है आपका अंडर एयर एक्ट आपका जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसको किसी भी यदि वायलेट करता है रूल्स को, ठीक है, तो उसको जो है जो एयर पॉल्यूटर है, पोटेंशियल एयर पॉल्यूटर है, तो उसको जो है इम्पोजिशन देने का, उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कोर्ट में जाकर के आपको क्या करना, एप्लीकेशन या कंप्लेंट देना पड़ेगा। तो ये आपका कह रहा है किस सेक्शन में दे रखा है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एक्ट है उस एक्ट में जो है आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह जो है आप जो है किसी भी एयर पॉल्यूटर के खिलाफ आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है क्या करना है, आपको इसके लिए आपको कुछ प्रोसीड्यूर फॉलो करनी है। उसमें क्या है, आपको पहले क्या करना है, कोर्ट को जो है सेक्शन 22A जो भी एयर पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है उसके लिए पहले कोर्ट को एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
यदि वो फेल्यूर हो जाता है वहाँ पर, तो सेक्शन 21 और सेक्शन 22, ठीक है, जो सेक्शन 37 के अंडर आता है, ठीक है, डायरेक्शन इशूड किए गए हैं, उसके द्वारा जो है उसको वहाँ पर पेनल्टीज वगैरह कोर्ट के द्वारा तय की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेक्शन 22A एंड 37, इसके द्वारा जो है ये प्रोसीड्यूर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 the aim is to promote the production and utilization of biofuels as a viable option for transportation purposes. The target is to achieve dot blending with the petrol from the current dismissal figure of 2% by 2030, 20%। ओके, कह रहा है कि आपका जो है नेशनल पॉलिसी जो आई आपका बायोफ्यूल्स के लिए 2018 में, उसका एम क्या था, उसका एम क्या था, जो ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए हम व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनके लिए बायोफ्यूल्स को जो है, बायोफ्यूल्स जैसे यदि हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, चारकोल वगैरह जो है सारे बायोफ्यूल्स में आते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल्स में क्या क्या आ सकते हैं आपका एथेनॉल आ गया, कौन कौन आ सकता है आपका बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल आ सकता है, ठीक है, आपके बायोडीजल्स आ सकते हैं, आपके ग्रीन डीजल्स भी आ रहे हैं, ठीक है, बायो ईथर्स आ रहे हैं, ये सारे आते हैं आपके बायोफ्यूल्स। तो कह रहा है कि इसकी हम क्या करते हैं, 20%, कितनी 20% हमको क्या करनी है, ब्लेंडिंग करनी है आपके पेट्रोल के साथ, ठीक है, जिससे आपका 2030 तक क्या कर सके हम अपने जो है पेट्रोल की खपत को थोड़ी बहुत जो है कम कर सके, जिससे आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कितने परसेंट आपको करनी है, तो 20%, बट वर्तमान में जो है इसका टारगेट जो है 2025-26 तक कंप्लीट करने का रख दिया गया है, ठीक है। पहले 2030 तक था एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया इस पॉलिसी में 2022 में, और ये कहा कि इस हम ब्लेंडिंग 25% जो है 2025-26 तक इसको हम एक्सेलरेट करते जाएंगे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, 20% हम एथेनॉल की या बायोफ्यूल से क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर द एयर एक्ट हैज, करे एयर एक्ट में क्या है, 56 सेक्शन, 54 सेक्शन, 58। अच्छा, यदि हम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 की बात करते हैं, जो कि आपका 29 मार्च 1981 को आया, ठीक है, इसमें आपका 54 सेक्शंस है और 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने सेक्शंस हैं, 54 सेक्शंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कह रहे अच्छा, इस सब्जेक्ट के लिए आपको जो है ना करेंट के जो इन्वायरमेंटल एक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, या आपका जो इन्वायरमेंटल की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में उनसे क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। कह रहा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द विच सेक्शन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। कह रहा है जो आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, उसके किस सेक्शन के द्वारा जो है सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, आपको बार बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ, रिपीटेड लगभग क्वेश्चन टाइप का ये पूछ रहा है इस पेपर में, ठीक है, एक ही पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एक ही एक्सप्लेनेशन से काम चल जाएगा। तो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, तो ये आपका स्टेचुरी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका फाउंडेशन 1974 अंडर सेक्शन 3 का अंडर सेक्शन 3 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बुक 1974 में हुआ। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यदि बात करते हैं, तो इसका अंडर सेक्शन 4 ऑफ एक्ट 6 ऑफ 1974, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो हमारा किसके लिए पूछ रखा है आपका, ये पूछ रखा है सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका इन द वाटर एक्ट द इंटायर नेशन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एरिया अंडर। कह रहा है आपका जो है वाटर एक्ट जो है उसे किस सेक्शन के द्वारा, जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, उस पूरी टेरिटरी को जो है ना वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं, तो आपका जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो आपका सेक्शन 19 के द्वारा जो है किसी भी स्टेट में, तो यदि हम दिल्ली की यहाँ पर केस में बात करते हैं, तो सेक्शन 19 के द्वारा जो है दिल्ली को जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का एरिया जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है सेक्शन 19 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। कह रहा है जो आपका एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, ठीक है, उसमें कह रहा है आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं आपका और क्या कहते हैं, इसमें से पूछ रहा है ना प्रिवेंशन ऑफ एयर, बिल्कुल जो हमारा 1981 का जो एक्ट है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, उसमें जो है
एयर पोल्यूशन को प्रिवेंशन मतलब हमको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी रेगुलेटरी देखनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें एयर क्वालिटी को डिग्रेड होने से रोकने के लिए सारी चीज़ें इस यहाँ पर दे रखी थी। ये सही है आपका। कह रहा है एबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। कह रहा है आपका जो है एयर पोल्यूशन का एबेटमेंट मतलब एयर पोल्यूशन के लिए बहकावा करना, ये तो गलत हो गया ना, ये तो ऐसा होगा ही नहीं कुछ। कह रहे एबेटमेंट, अब देखिए ई और ए में फंसेगा, ये इसका मतलब होता है बहकावा करना, ये आपको जो है निषेध करना, ये नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये बस ध्यान रखिए कि यहाँ पर ए और ई का चेंजिंग करा है। एबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस एक्ट में जो है जो भी मेजर्स वगैरह है, रेगुलेशंस वगैरह है, उसके लिए जो इसमें दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही बात है आपका। तो ये भी आपका सही है, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन ये आपको दे रखा है। तो आपका 1, 3 और 4 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1970। फिर वही वहाँ सेंट्रल का पूछ रखा था, जहाँ पर कह रहा है कि स्टेट जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के किस सेक्शन के तहत बनाया गया है। तो यदि हम बात करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सेक्शन 4 आर्टिकल 6 है 1974 का, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन 4, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके इस पेपर में आपके जो है क्वेश्चंस जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड थे, उन सबको हमने इस वीडियो में देख लिया है। बाकी आप लोग जो है हमारे इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। जो भी आपके स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपको ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर जो है आपको ई बुक भी प्रोवाइड कर दिया गया है बहुत ही मिनिमल प्राइस में, जिसके लिए आप अपने सिविल की गोली 1 पर जाकर के भी परचेज कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपके लिए एग्जाम के लिए आप चाहते हैं ऐसे हम वीडियोज़ लेते हैं आते रहें, तो आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और सारे जितनी पेपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं वो आपको इकट्ठे यहाँ आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।